हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना, सेंसस, भारत की जनगणना के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम पूरा बेसिक से हम लोग चलकर हाई लेवल तक जो जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। विश्व में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा विश्व में 10 की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1790 में। कहाँ पर? यूएसए, अमेरिका में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। ठीक, अब आगे देखिए। भारत में 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में रिपन का जो कार्यकाल था उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में अगर 10 की जनगणना पूछा जाए किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था तो ये लॉर्ड रिपन था, उसी के समय हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। अब पूछा जाए पहली बार भारत में जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। आगे अब देखिए आप लोग, पूछा जाए कि अब जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो डेमोग्राफी बोलते हैं। जनगणना के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं, वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है, जो 2011 में जनगणना आपकी हुई थी वो भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना का उच्च अधिकारी, जो उच्चतम अधिकारी होता है, वो जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शुभंकर 2011 जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका था 2011 का शुभंकर जनगणना का। आदर्श वाक्य क्या था 2011 का? आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त उस समय कौन था? तो सी चंद्रमौली। और कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में, 2021 की जनगणना के बारे में। तो वर्ष 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी। जो 2021 की जनगणना होगी वो डिजिटली जनगणना होगी। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य क्या होगा? जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना जो होगी उसका आदर्श वाक्य क्या होगा? जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, जनगणना आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो विवेक जोशी जी हैं। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। अब देखिए इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2021 का जनगणना होगा? तो इसमें कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, 31। 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, बात अब आगे करते हैं। अब देखिए जो आपका जनगणना है वो किस सूची का विषय है? जो जनगणना आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अब मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, और राष्ट्रीय जनगणना आयोग कब बना? राष्ट्रीय जनगणना आयोग कब बना? तो 11 मई 2000 में बना। ठीक है, अब देखिए भारत की जनगणना 2011 के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए कुल जनसंख्या कितनी थी? 1.21 अरब। कुल जनसंख्या कितनी थी? 1.21 अरब, 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत था? 17.5%। जो भारत की जनसंख्या 2011 की थी वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% था।
और जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? पुरुषों का प्रतिशत था 51.47%, यानी कितना टोटल हो जाएगा? 62 करोड़ 32 लाख, 62 करोड़ 32 लाख ये पुरुषों की जनसंख्या थी। अब महिलाओं का कितना था? तो महिलाओं का था 48.53%, यानी 58.75 करोड़, 58.75 करोड़ ये महिलाओं की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि कितनी थी? 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि कितनी थी? 17.70%, ठीक है। और वार्षिक वृद्धि दर 1.64% थी, ये वार्षिक वृद्धि दर थी, ठीक है। अब पूछा जाए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य, तो ये मेघालय था। कितना था? 27.9%। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य आपका नागालैंड था। कौन था? नागालैंड। उसके बाद पूछा जाएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो दादर नागर हवेली था। कितना था? 55.5%, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो लक्षद्वीप था, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी? तो 121 करोड़। विश्व की जनसंख्या कुल कितना परसेंट था? 17.5%। जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना था? 51.47%, यानी 62.32 करोड़। उसके बाद महिलाओं का जनसंख्या कितना था प्रतिशत? 48.53%, यानी 58.75 करोड़, ठीक है। अब पूछा जाए कि 2001 से 2011 के मध्य 10 की वृद्धि कितना था? तो 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय था। कितना था? 27.9%। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड। कितना था? 0.6%। उसके बाद पूछा है सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर नागर हवेली। कितना था? 55.5%। बात करते हैं अब आगे। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? तो ये आपका लक्षद्वीप था। कितना था? 6.3%, ठीक है। अब 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक 10 की वृद्धि दर देखी गई थी। जो 1921 से लेके 11 से लेकर 1921 के मध्य निगेटिव वृद्धि दर देखी गई थी। कितना था? तो यहाँ पर -0.31% था, ठीक है। और इसी वर्ष को बोलते हैं जनगणना में महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो शहरी का प्रतिशत है 31.2% और ग्रामीण की जनसंख्या है 68.8%, ठीक है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितना है? 20 करोड़। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आपका है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। आप लोग सब देखते रहिएगा, इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखिए सेकेंड न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? तो ये मिजोरम है। अब फर्स्ट न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप है, ठीक। अब क्षेत्रफल देखते हैं एरिया वाइज राज्य। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब मिनिमम जो था न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका हो जाएगा गोवा। गोवा जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? तो लद्दाख है। सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग दिल्ली लगा दीजिए, दिल्ली नहीं, उससे बड़ा लद्दाख है। लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है। अब बात करते हैं आगे। जनसंख्या घनत्व देखते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किमी है। भारत की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किमी। अब बात करते हैं आगे। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आप लोग देख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है,
कितना है 1106 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पर पश्चिम बंगाल, कितना है 1028 वर्ग किलोमीटर। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते रहिए, ये सब आता है एग्जाम में। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है, तीसरे नंबर पर आपका केरल है 860 वर्ग किलोमीटर। अब फिर पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, कितना है 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरे नंबर पर मिजोरम आ जाएगा 52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, कितना दिल्ली है, कितना है इनका जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग ध्यान में रखे रहिए। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, कितना है 46 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब लिंगानुपात के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिंगानुपात कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है इस समय, सेक्स रेशियो कितना है, तो 943। कितना है इस समय भारत का लिंगानुपात कितना है 943, सॉरी 943। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुष हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 943 महिलाएं हैं। ठीक है, अगर इनका अनुपात देखा जाए तो 1000 देखिए पुरुष हैं और 943 महिलाएं, और इनका अंतर कितना है 57 का। ठीक, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है, केरल है, कितना है 1084। 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है 996, फिर आंध्र प्रदेश है 993। ठीक, एक 2011 का जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, कितना है 879 प्रति 1000 व्यक्ति पे। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर है, कितना है 889। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है, कितना है 1037। 1037 पुरुषों पर। ठीक है, 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है, तो दमन एवं दीव है, कितना है 618। ठीक, अब आप लोग ध्यान रखिए, पूछा जाएगा भारत का लिंगानुपात कितना है 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, कितना है 1084। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु 996, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब पूछा जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, कितना है 879। दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर है, कितना है 889 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो पांडिचेरी है, कितना है 1037। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो दमन एवं दीव है, कितना है 618। अब बात करते हैं आगे, अब साक्षरता हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ने में सक्षम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं साक्षर। भारत की इसमें साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04%। भारत की साक्षरता दर कितनी है 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है 82.14%, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है 65.46%। ठीक है, अब पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, कितना है 93.91%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, कितना है 61.8%। ठीक, अब पूछे कि भारत की साक्षरता दर कितनी है 74.04%। ठीक है, और जिसमें पुरुष का साक्षरता दर कितना है 82.14%, और महिलाओं कितना है 65.46%। ठीक है, अब पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, कितना है 93.91%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, कितना है 61.8%। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब आगे आप लोग देखिए, सेकेंड सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मिजोरम है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम में कितना है 91.58%, और थर्ड पे गोवा है 88.7%। ठीक है, और सेकेंड न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अगर पूछे, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछे
तो अरुणाचल प्रदेश है, कितना है 65.4%। पहले नंबर पर बिहार है 61.8% पर। ठीक है, अब पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ सर्वाधिक साक्षर लोग हैं वो है लक्षद्वीप, कितना है 91.8%। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर एवं नागर हवेली, कितना है 76.2%। ठीक है दोस्तों, अब पूछे कि सेकंड सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पूछे साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो गोवा हो जाएगा, कितना है 88.7%। अब फिर सेकेंड न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, कितना है 65.4%। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, कितना है 91.8%। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो आपका हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब जनसंख्या देखते हैं, जनसंख्या किसका कितना परसेंट है। तो देखिए टोटल 100% है, जिसमें से अगर पूछे हिंदू कितने हैं तो 80% हिंदू हैं। मुस्लिम कितने हैं, तो मुस्लिम यहाँ पर आपके हो जाएंगे, मुस्लिम यहाँ पर आपके हो जाएंगे 13% मुस्लिम है। उसके बाद ईसाई कितने हैं, तो ईसाई हैं 2.34%। फिर उसके बाद सिख कितने हैं 1%। बाकी सभी अन्य हैं, आप लोग अन्य में देख सकते हैं, बहुत से इसमें जैन है, बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, सिख तो इसमें दे गया है, क्रिश्चियन है, सभी जितने भी हैं धर्म के लोग हैं सब उसमें आ जाएंगे, बाकी जो बचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही आप लोगों को कराना था, ये जनगणना से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं PDF भी अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।